हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर फॉर्म्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सी फाउंडेशन के पेपर नंबर 1, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 4, दैट इज कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि आपकी एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स होती क्या है और उनके डिफरेंट टाइप, अब उनके 2 टाइप्स, दैट इज कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। इस वीडियो के बाद आप क्या क्या समझ सकेंगे, आप दोनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं और आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और क्या समझ सकेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग लिंकेज ऑफ सच डिस्टिंक्शंस कि जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उनमें इसका क्या रोल है, कैसे आप अपने डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर्स और इनकम को बाइफर्केट करेंगे, अलग करेंगे कि किसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है और किसे हमें बैलेंस शीट में डालना है। तो उनकी हम डिस्टिंक्शंस देखेंगे जब हमें फाइनल अकाउंट्स से प्रिपेयर करने होंगे। आज की वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे अगर आपको कुछ भी डाउट हो वो सब क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है प्लीज उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या होता है, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें इनकम से पहले क्या है, हमें उसके अंदर क्या करते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर जनरली बोले तो हमें क्या करना होता है, पहले कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं। जब हम वो एक्सपेंसेस कर देंगे, एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ हमें क्या है, कुछ फिक्स असेट्स परचेज करनी पड़ेगी, उसके अलावा हमें कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे जो उन असेट्स को वर्किंग कंडीशंस में लाने के लिए किए जाते हैं। फिर ऑपरेशंस करना होगा तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने होंगे, आपको रेंट पे करना होगा, बिल्डिंग का सैलरी पे करनी होगी, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिफरेंट टाइप्स के वो पे करने पड़ेंगे। तो वो सारे जितने भी खर्चे आप करते हैं, एक्सपेंसेस आप करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, आपके एक्सपेंडिचर। फिर उन सब के बाद जो आप ऑपरेशंस कर लेते हैं, उसके बाद जब आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में सेल करते हैं तो उससे जो आपको रिवेन्यू होती है, जो इनकम मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू। ठीक है, तो ये होते हैं आपके, क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है और आपकी रिवेन्यू क्या होती है। अब आता है कि अब जो ये आप एक्सपेंडिचर करते हैं, अब जब हम अपने एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स क्या, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें जब हम अपने सारे खर्चों को शो करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम खर्चों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। हमें देखना होता है कि वो एक्सपेंसेस आपके कैपिटल नेचर के हैं या फिर रिवेन्यू नेचर के हैं। ऐसे ही अगर जो आपकी इनकम्स हुई है, जो रिवेन्यू हुई है, वो आपकी कैपिटल नेचर की है या फिर रिवेन्यू नेचर की है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही चीजों को, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हो या रिसीट हो, उसको हम कैपिटल में देखते हैं और किस में देखते हैं, हम रिवेन्यू में देखते हैं। ताकि किस लिए, क्योंकि जो आपके रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं आपके, वो जाते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, और जो आपके कैपिटल नेचर के होते हैं वो कहाँ जाते हैं, आपकी बैलेंस शीट में। ठीक, तो ये होता है आपका डिफरेंसेस। ठीक, तो देखते हैं, अब डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं आपके रिवेन्यू एक्सपेंसेस और क्या होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो अपनी फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, मींस वो सारे खर्चे जो आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, वो सारे क्या होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है, क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जनरेट एंड्यूरिंग बेनिफिट्स, एंड्यूरिंग जो जिसके बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टाइम मिलते रहते हैं, हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन मोर देन 1 अकाउंटिंग
पीरियड, एक पीरियड से ज्यादा हमें जिसके बेनिफिट्स मिलते हैं और जो रिवेन्यू जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने क्या किया, लैंड परचेज की, कोई मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, वो सब आपने कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए, तो वो सारे क्या होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद आपने अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर लिए, मीन्स आपने लॉन्ग टर्म जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे अपने कर दिए अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं आप बिजनेस के, जो डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं, उन सब खर्चों को क्या बोलते हैं हम, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए क्या कह रहे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। देखिए जो मेन डिफरेंस है दोनों में, कैपिटल और रिवेन्यू में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है आपका, टाइम पीरियड का। अगर उस खर्चे के बेनिफिट आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहे हैं तो क्या होता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर उसके बेनिफिट आपको मोर देन दैट अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा टाइम में मिल रहे हैं, तो वो क्या होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे पहले क्या फर्क होता है आपका टाइम का, और मेन क्या देखा जाता है आपको, जो आपके रेकरिंग नेचर के, जो बार बार एक ही अकाउंटिंग पीरियड में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, वो होते हैं आपके रिवेन्यू। और जो कभी कभी होते हैं, जो आप एक साल में या फिर 2 या 3 साल में कभी कभी करते हैं, जो रेकरिंग नेचर के बार बार नहीं होते, जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज की है तो वो आप हर साल तो परचेज नहीं करते, तो वो सब क्या होते हैं आपके कैपिटल नेचर के। ठीक है, नेक्स्ट is the revenue expenditure related to the operation of business of an accounting period or to the revenue earned during the period or the items of expenditure benefit of which do not extend over that period। उस पीरियड से आगे मीन्स जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, वो अकाउंटिंग ईयर है जो जनरली होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके अंदर जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे आपके जाएंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या कहते हैं मेन डिस्टिंक्शन जो होती है आपकी, हमें क्यों ये करना पड़ता है कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बाइफर्केट करना होता है कि वो रिवेन्यू नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के हैं। उनका मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में वो आइटम शो करने हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया, जो आपके रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, जितने भी जो आपके क्या होते हैं रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, वो सारे कहाँ जाते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो आपके क्या होते हैं कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं जो आपके, वो कहाँ जाते हैं आपकी बैलेंस शीट में। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हमें हर एक अपने खर्चे को बाइफर्केट करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है कि किस आइटम को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालें और किसको हम अपनी बैलेंस शीट में डालें। ठीक है, तो देखिए क्या कहना था, डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन into revenue and capital is done for the purpose of placing them in the profit and loss account and in the balance sheet. For example, revenue expenditure are shown in the profit and loss account as their benefit are for one accounting period। किसके लिए होते हैं उनके, सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होते हैं उनके बेनिफिट, जिस जो अकाउंटिंग पीरियड आपका चल रहा है उसी में उसके बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। ओके, एंड इन विच दे आर इनकर्ड while कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आर प्लेस्ड ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आपकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कहाँ आते हैं, आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड में आते हैं। क्यों, क्योंकि उसके बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड तक मिलते हैं, as they will generate benefit for more than one accounting period and will be transferred to profit and loss account for the year on the basis of utilization of that benefit in a particular accounting period। तो इस लाइन का क्या मतलब है, आपने अपनी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मीन आपने कोई अपनी मान लीजिए फिक्स एसेट परचेज की, तो आप उसको कहाँ शो करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में, कहाँ एसेट साइड से शो कर देंगे। लेकिन अब जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है आपका, उसमें जो उसके बेनिफिट मिल रहे होंगे उस बेनिफिट का शेयर हम कहाँ डाल देते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, आप डेप्रिसिएशन जैसे चार्ज करते हैं,
अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या मतलब है, आपने एक मशीन खरीदी है, मान लीजिए आपने 10 लाख की मशीन खरीदी और ये सोच के कि इसके बेनिफिट मुझे 10 साल तक मिलेंगे, तो आप अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं 10 लाख की एसेट, लेकिन हर साल आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं, तो आप हर साल जो 1 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसे कहाँ शो करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो इसलिए ये लाइन ये शो करना चाह रही है कि जो आपको जिस साल में यूटिलाइजेशन हो रहा है उस बेनिफिट का, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। ओके, तो ये था आपका कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट क्या है कि हम जब इन दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, जिनकी हेल्प से हम इजीली दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आपका क्या होता है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं आपका कोर बिजनेस क्या है, आपका मेन प्रोडक्ट क्या है जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं मार्केट में। अगर आप जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसी को सेल परचेज कर रहे हैं, उसी को परचेज कर रहे हैं, तो फिर वो आपका क्या होगा रिवेन्यू नेचर का खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि आप उसको भी सेल के लिए परचेज कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन अगर वो जो आप असेट परचेज कर रहे हैं वो आपके बिजनेस का प्रोडक्ट नहीं है, वो आपकी वो क्या होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका क्या है फर्नीचर का बिजनेस है, तो अगर आप वुडन परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए वो क्या होगा कि रिवेन्यू नेचर का खर्चा होगा, क्योंकि आपके लिए वो क्या है रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है क्लॉथ शॉप है आपकी, ठीक है, कपड़े की शॉप है आपकी, और आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, आप एक सोफा सेट परचेज कर रहे हैं अपने कस्टमर के बैठने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी आपकी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो आप अपने जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलने वाला है। आप सोफा सेट अपने एम्प्लॉइज के लिए खरीद रहे तो कम से कम सोच के चल रहे हैं कि वो लॉन्ग टाइम पीरियड 5 ईयर 10 ईयर आपको यूज में आएगा। तो ये होता है सबसे पहला आपका नेचर ऑफ बिजनेस, कि किस बिजनेस में क्या आपका कोर बिजनेस है। देखिए क्या कह रहे हैं कि for a trader dealing in furniture, purchase of business is revenue expenditure। ठीक है, जिसका फर्नीचर का ही काम है उसके लिए फर्नीचर क्या है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर कोई और ट्रेडर फर्नीचर खरीदता है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर वो उसे कहाँ शो करेगा अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्या फैक्टरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। दैट होता है रिपीटेशन होना एक्सपेंसेस का। अगर कोई एक्सपेंसेस आपके जो बार बार रिपीट हो रहे हैं विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या होते हैं आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो एक्सपेंडिचर जो आपके कभी कभार होते हैं जो हर अकाउंटिंग पीरियड में रिपीट नहीं होते, वो क्या होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए क्या कह रहे हैं, if the frequency of expense is quite often in an accounting period, एक ही साल के अंदर अगर फ्रिक्वेंटली एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर बोलेंगे। while non recurring expenditures, जो आपके बार बार रिपीट नहीं हो रहे and do not occur often in an accounting period, एक अकाउंटिंग पीरियड में बार बार नहीं होते, तो उन जैसे आपकी क्या होती है, आपको कोई एक्सपेंडिचर जैसे आपने भैया कोई असेट परचेज की है, कोई मशीनरी परचेज की है, ठीक है, तो वो क्या है आपकी कभी कभार परचेज, तो वो आपका क्या होता है कैपिटल नेचर। रेफरिंग की वजह से आप हर मंथ सैलरी पे कर रहे हैं तो वो आपका क्या है रिवेन्यू, रेंट पे कर रहे हैं आप हर मंथ परचेजेस कर रहे हैं अपने गुड्स की, तो वो सब आपके क्या है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, थर्ड आता है आपका थर्ड आता है आपका पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस कि जो आप खर्चा कर रहे हैं, जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है। तो अगर उसका मेन पर्पस आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो उसके पीछे आपके दो मोटिव्स होते हैं, दो पर्पस होते हैं। या तो आप क्या करते हैं अपनी आपकी जो असेट्स है उसको एक मेंटेन वर्किंग कंडीशन में रखना चाहते हैं, या फिर एक रीजन क्या होता है आप उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, लेवल उसका इंक्रीज करना चाहते हैं।
तो अगर आप अपने असेट को वर्किंग कंडीशन में रखना चाहते हैं, उसके लिए खर्चे करते हैं, जैसे आपने मशीन की के लिए डेली आप उसकी ऑयलिंग कर रहे हैं, ग्रीस लगा रहे हैं, तो वो सब जो आपके एक्सपेंसेस है वो क्या होंगे आपके रिवेन्यू नेचर के। लेकिन अगर आपका पर्पस है कि आपकी मशीनरी की क्या बढ़ जाए, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, उसकी बेनिफिट गिविंग कैपेसिटी वो बढ़ जाए, जैसे आपकी मान लीजिए एक मशीन थी आपकी, एक कॉपी क्या कहते हैं, फोटो कॉपी करने की आपकी एक मशीन है, मान लीजिए वो एक दिन में 10 कॉपी निकालती है, एक बार में वो 10 कॉपियां निकालती है। और अगर आपको कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर मिल रहा है जिसको उस मशीन में इंस्टॉल करने से वो एक बार में एक की 15 कॉपी निकाल देगी, उससे क्या होगा, आपकी बेनिफिट गिविंग इस मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो उसको क्या कहेंगे, उस खर्चे को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, देखिए expenses for repair of machinery may be incurred in course of normal maintenance of asset। जो क्या होती है आपकी नॉर्मल मेंटेनेंस असेट को नॉर्मल मेंटेन रखने के लिए किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस होते हैं। और द अदर हैंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ द असेट सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, तो वो सब क्या होते हैं आपके कैपिटल इन नेचर। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके कैपिटल इन नेचर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाउएवर डिटरमिनेशन ऑफ द कॉस्ट इज ये छोड़ दीजिए इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, इफेक्ट ऑन रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। और जो आप खर्चे कर रहे हैं उससे आपकी बिजनेस की जो रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके खर्चे करने से जो आपकी रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, मींस जो उसको मेंटेन करके किए रखता है, तो वो क्या होगा आपका रिवेन्यू नेचर का। लेकिन अगर कुछ आपने ऐसा एक्सपेंस किया जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, एक बिल्डिंग और परचेज कर दी, या फिर आपने एक मशीन और परचेज कर दी, जिससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो वो डबल हो गई, तो आपकी रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी। डबल प्रोडक्शन करोगे, डबल सेल करोगे, डबल सेल से क्या होगी आपकी डबल रिवेन्यू होगी। तो उस वो एक्सपेंसेस जो होंगे जिसने आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, वो कहेंगे आपके कैपिटल नेचर के। ओके, देखिए the expenses which help to generate income and revenue in the current period are revenue in nature। जो सिर्फ करंट पीरियड की इनकम को जनरेट कर रहा है वो सब क्या होंगे आपके रिवेन्यू नेचर के। और द अदर हैंड इफ एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू जनरेट रिवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, कि ऐसी कैपेसिटी बढ़ा देगा आपकी, जैसे आपने क्या किया, एक मशीन और इंस्टॉल कर दिया, वो तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको बेनिफिट देगी, लॉन्ग टाइम के लिए आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी, तो वो क्या होता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। जो आपने क्या किया है, जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसका वो आपके बिजनेस से कितनी रिलेट करती है, वो आपका क्या होता है, एक बेस होता है आपकी कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग करने के लिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज अनदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट, मान लीजिए आपने क्या किया था, जैसे तो ये सेट तो परचेस की 1 लाख की, लेकिन उसके ऊपर 10,000 आगे इंस्टॉलेशन चार्जेस कर दिए, उसके ऊपर और कुछ वेजेस पे कर दिए 5,000 के, तो जो आपके उस टाइम जो आपने खर्चे किए तो वो खर्चे आपके क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया, उस पर आने कुछ टाइम के बाद आपने जो जनरल रिपेयर कराई छोटी, तो वो जो खर्चे होंगे वो आपके करेंगे रिवेन्यू नेचर करेंगे। तो ये थे आपके क्या कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, देखिए एक क्वेश्चन करके देखो, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है आपके रिवेन्यू और कौन से होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज overall expenses of second hand machine purchase are revenue nature। सॉरी क्या है आपके ट्रू एंड फॉल्स है आपको बताने हैं, हाँ, और उसके साथ साथ आपको रीजन बताना है। तो अब आप देखिए ओवरऑल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो होते हैं जब आप कोई सेकंड हैंड मशीन भी परचेज करते हैं और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उस टाइम उस पर जो खर्चे किए जाते हैं उसको बोलते हैं ओवरऑल
एक्सपेंसेस। ठीक, तो क्या हुआ, आपने सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी और उसके ऊपर क्या किए हैं, ओवरऑल एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो क्या होंगे, वो होते हैं हमेशा आपके कैपिटल नेचर के। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों हो गया ये फॉल्स, क्योंकि अगर आपने कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है और जब तक उसको यूज में लेके आ रहे हैं तब तक जितने भी खर्चे आपने उसके ऊपर किए हैं तो वो सब क्या होते हैं आपके कैपिटल नेचर के, क्योंकि वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। आपने मान लीजिए 50,000 रुपए की मशीन खरीदी और आप उसके 10,000 आपने उसका ओवरऑल एक्सपेंसेस मीन्स मान लीजिए उसके ऊपर पॉलिश करने में, उसको न्यू वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे थे वो कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं और आपकी मशीन के साथ कैपिटलाइज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कह रहा है कि मनी स्पेंड की गई आपने टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। अब ये देखिए ये क्या हो जाएंगे आपके, आपने खर्चा किया है, मनी स्पेंड की है किसके लिए, ताकि आपके जो वर्किंग एक्सपेंसेस है आगे आपके आगे की कॉस्ट है जो प्रोडक्ट की वो कम हो जाए। अब इसके बेनिफिट हमें एक साल में ना मिले तो कब तक मिलेंगे, लॉन्ग टाइम तक मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल नेचर का, तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, क्योंकि आपने क्या किया है, ठीक है कि लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ्री, क्योंकि आपने क्या किया है, जो प्रॉपर्टी खरीदी है, तो अब जब तक वो प्रॉपर्टी खरीदी है और आपको उसको पोजेशन आता है तो तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो प्रॉपर्टी की ही कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो वो आपने मान लीजिए कितनी 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको आपने 2 लाख लीगल एक्सपेंसेस पे कर दिए, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन फीस कर दी और कुछ और लीगल एक्सपेंसेस पे किए, तो वो सब उसको आपकी प्रॉपर्टी की रिपोर्ट्स में ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका फ्री। नेक्स्ट है फोर्थ, amount spent as lawyer fees to defend a suit claiming that the firm's factory site belong to the plaintiff land is a capital expenditure। क्या क्या है कि आपकी लॉयर की फीस पर आपने क्या किया है, पे किया है, किसने लॉयर को फीस पे की है कि आपकी कंपनी पे किसी ने क्लेम कर दिया था कि जो फैक्ट्री की जो आपकी लैंड है वो क्या है, इलीगल है, कुछ प्लेंटिफ लैंड से वो रिलेट करती है। तो वो क्या है आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है या फिर रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये देखिए क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, ओके देखिए अब क्या कहते हैं कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं, क्योंकि देखिए जो हमने ये फीस पे की है अपने लॉयर को, ना तो इसके कुछ बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने हैं, ठीक है, और ये खर्चे तो हमको लीगल चार्जेस जो टाइम टू टाइम पे करने ही होते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने जो अपने परमानेंट अपना लॉयर रखा हुआ है उसको हमें अमाउंट पे करनी होती है, क्योंकि इसके बेनिफिट हमें सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये क्या है आपका रिवेन्यू नेचर का। नेक्स्ट आता है आपका ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out part of machine is capital expenditure। क्या किया गया है, आपकी कोई मशीन थी वो चलते चलते खराब हो गई तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो खर्चा किया गया है वो कैपिटल नेचर का नहीं, जो आपके डेली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपकी असेट्स को, आपकी मशीन को वर्किंग कंडीशन में बनाए रखते हैं,
वो आपके क्या होते थे रिवेन्यू नेचर के। अगर इससे क्या हुआ होता, उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती मशीन की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। लेकिन उसने तो क्या किया है, एक पार्ट खराब हो गया था उसको ठीक किया है ताकि वो मेंटेन रहे, उसकी जो कंडीशन है वो मेंटेन रहे, वो स्मूथली वर्क करते रहे। तो ये क्या हो जाता है आपका रिवेन्यू नेचर का, इसलिए ये क्या हो गया आपका फॉल्स। ये क्या हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट 6 क्या कह रहे हैं, expenditure incurred on repair and whitewashing of first time on purchase of an old machine is revenue, old building is are revenue expenses। आपने कोई पुरानी बिल्डिंग खरीदी है और आप उस पे व्हाइट वॉश वगैरह कराया है, तो क्या वो एक्सपेंसेस आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, क्योंकि देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या किया था, जब हम कोई सेकंड हैंड मशीन, सेकंड हैंड असेट खरीदते हैं, अब हमने क्या किया, कोई सेकंड हैंड बिल्डिंग ली है और उसका ओवरऑल एक्सपेंसेस किया, मीन उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चे किए, उसके व्हाइट वॉश कराया, उसकी रिपेयर्स कराई है, तो वो सब कहाँ होंगे, उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, मीन उसे हम कैपिटलाइज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि वो ये क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन, expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is a capital expenditure। yes, क्योंकि आपने क्या है, एक तरीके से इंटेंजिबल असेट खरीदी है अपनी, आपने लाइसेंस परचेज किया जिसके बेनिफिट आपको ओवर द ईयर मिलते रहेंगे, जितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपको 10 ईयर 20 ईयर्स उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो ये क्या है आपका ट्रू। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 8th क्वेश्चन, amount spent for the construction of temporary huts which are necessary for construction of a cinema house and were demolished when cinema house was ready is a capital expenditure। yes, देखिए आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जब भी आप कोई अपनी असेट्स पर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके साथ जो वहाँ वर्कर्स हैं, जो आपकी लेबर लगी है, उनके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेरी हट, जैसे मैंने बोला है हट, टेम्परेरी एक रूम बना देते हैं जिसमें वो रहते हैं और आपके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाएगी आपकी तो उसको हटा देते हैं। तो ये जो आपका खर्चा हो रहा है ये किसमें ऐड होगा, आपको बिल्डिंग की ही कॉस्ट में ऐड होता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए ही वो किया जाता है। तो यस, उसको क्या कर देते हैं हम, कैपिटलाइज कर देते हैं, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो गया आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो गया। तो ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन करके आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कौन से एक्सपेंसेस आपके रिवेन्यू नेचर के होते हैं और कौन से एक्सपेंसेस आपके कैपिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, ये था अभी तक एक्सपेंडिचर। इसके बाद आती है आपकी रिवेन्यू। अब आपने एक्सपेंडिचर तो कर लिया, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर दिया, अपनी सर्विसेज को रेंट कर दिया, उसके बाद जो आपको रिवेन्यू होती है, अब वो रिवेन्यू आप कैसे शो करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपने बैलेंस शीट में, उनको कैसे शो करेंगे, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो जो आपकी रिवेन्यू हुई है वो कैपिटल नेचर की है या फिर रिवेन्यू नेचर की। ओके, ठीक है, अब देखिए एज अ क्लियर डिस्टिंक्शन between capital and revenue expenditure is necessary in the same manner capital receipts must be distinguished from the revenue receipts। जो आपको receipts हो रही है, जो आपकी इनकम हो रही है, उन दोनों में भी आपको डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं कि कौन से आपके कैपिटल है और कौन से आपके रिवेन्यू है। तो अब आप देखिए आपकी रिवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है, जो आपको, जो आपकी नॉर्मल डेली बिजनेस ऑपरेशंस है, बिजनेस एक्टिविटीज है डेली, उससे जो आपको इनकम हो रही है। जैसे मेन जो आपकी रिवेन्यू इनकम होती है वो क्या होती है, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करके होती है, जो आपकी उससे आपको जो हर महीने कमीशन मिल रहा है वो आपकी क्या होती है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपको हर महीने, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, मीन्स जो आपका एक तो आपको क्या है, जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे हो रही है, एक जो आपको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में रेपिटेडली क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, वो होती है आपकी रिवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, जो आपको कभी कभार हो जाती है, एक जैसे आपने क्या किया, कोई
अपनी फिक्स सेट सेल कर दी तो उस पर अपने आपको क्या हुई, वो बेनिफिट हो गया आपकी। आज उसकी वैल्यू थी 1 लाख और वो बिक गई 1.5 लाख में, तो आपको जो 50,000 का बेनिफिट हुआ, तो 50,000 एक्स्ट्रा मिले, वो क्या हो गई आपकी कैपिटल रिसीव्स। ओके, देखिए receipts which are obtained in course of normal business activity are revenue receipts. Example: receipts from sale of goods and services, interest receipts and rent receipts, etc. On the other hand, receipts which are not revenue in nature, जो revenue in nature नहीं होती, वो क्या होती है आपकी कैपिटल रिसीट्स। revenue in nature ना होने का मतलब क्या हुआ, जो आपकी फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही, जो आपको कभी कभार बाय चांस हो जाती है। जैसे आपने कोई क्रिप्टो सेट सेल की तो उस पर हो गया, कोई आपने इन्वेस्टमेंट सेल की, कोई सिक्योर और अनसिक्योर नॉन सेल की है, उस पर हो गई कि उन्होंने आपको डिबेट दे दी, क्योंकि आपने कोई डिस्काउंट दे दिया, तो उन सब पर जो आपको होती है वो होती है आपकी कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, ये थे आपके क्या डिफरेंट टाइप की कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, मैं पक्का कोशिश करूंगी उन्हें सोल्व करने की। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।